आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थर्ड वाले टॉपिक को। और इसके पहले तक हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया था। ये जो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक्चुअली में कि पेस्टोलिस्ट ग्रुप का जीवन किस तरीके से अफेक्ट हुआ था। तो पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चलिए एक बार थोड़ा सा मस्त 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि ये वेस्ट लैंड रूल निकाला था उन लोगों ने। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया, जो भी ज़मीन अनकल्टिवेटेड थे, मतलब कि जिसके ऊपर खेती बाड़ी नहीं होता था, उन सारे ज़मीन को अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिया और उसके ऊपर खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि वो खेती खुद नहीं करते थे, बल्कि किसी गांव के लोगों को ही दे देते थे ज़मीन और कहते थे कि भाई तुम यहाँ पे खेती करो और बदले में तुम उनको बस पैसा या फिर टैक्स के रूप में जो भी होगा देते रहना बस, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला में पढ़ा कि वेस्ट लैंड रूल उन्होंने निकाला था। इसके बाद दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन लोगों ने फॉरेस्ट एक्ट भी निकाला था, जिसके तहत रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन लोगों ने बना दिया था। रिजर्व का मतलब हो गया कि ये रिजर्व रहेगा, इसमें आप नहीं जा सकते हैं, हालांकि हाँ परमिशन लेना पड़ेगा आपको। और प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया कि इस जंगल को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टिम्बर उगते थे और टिम्बर कोई भी पहले ना काट के अपने घर लेके आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो परमिशन हमको लेके आना पड़ेगा। यानी कि रिजर्व्ड, देखो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ना दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रिजर्व का मतलब हो गया कि रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है? केवल अंग्रेजों के लिए। इसमें तुम लोग नहीं आ सकते, और आना पड़ेगा तो फिर पहले परमिशन लेना पड़ेगा, हम परमिशन देंगे तभी तुम आ पाओगे इसमें, नहीं तो नहीं। और प्रोटेक्टेड में ये था कि वैसे जंगल जिसमें कि बड़े बड़े टिम्बर उगा करते थे, यानी कि लंबे लंबे पेड़ जिसमें हुआ करते थे, उन सारे जंगल को इन्होंने प्रोटेक्टेड कर दिया। मतलब कि इसको क्या करना है? बचाना है। और बचाएगा कौन? मतलब कि बचाने का मतलब है कि कोई भी जंगल में आएगा नहीं और कोई भी टिम्बर के पेड़ को काट के लेके जाएगा नहीं। इसके ऊपर केवल किसका अधिकार होगा? अंग्रेजों का होगा, ठीक है ना। यही था हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जब ये सब चीज़ अंग्रेज कर रहे थे तो इनका डायरेक्टली फ़ायदा जो है ना अंग्रेजों को हो रहा था, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा जो है वो पेस्टोलिस्ट ग्रुप को हो रहा था, क्योंकि बेचारे इन लोगों का जीवन ही जंगलों पे चलता था। जंगलों से लकड़ी लाना, सब्जी साग जो भी था, मतलब जंगलों में जाके जानवरों को चराना, हर एक प्रकार के काम ये लोग जंगलों से ही किया करते थे। तो इन लोगों का जीवन एक तरीके से कह सकते हैं कि अफेक्ट हो रहा था। अगला बढ़ते हैं, लेकिन सबसे इसमें फ़ायदे में कौन था? अंग्रेज था फ़ायदे में इसमें, ठीक है ना। अब थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, आज अपना शुरू करते हैं। थर्ड में कहा गया है पेस्टोलिस्ट चेंज्ड देयर प्लेस एवरी सीजन इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स फॉर देयर हर्ड्स। यहाँ पे आपने ये, अब तो आप लोग ये जान चुके हैं कि जो पेस्टोलिस्ट थे हमारे, वो हर सीज़न में अपने जगह को चेंज करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? ताकि उनके जानवरों को अच्छा सा हरा भरा घास मिल सके, है ना। इसीलिए वो लोग हर सीज़न में अपना जगह चेंज करते रहते थे। ठंडे में कहीं और चले गए, गर्मी में कहीं और चले गए, है ना। इस तरीके से लोग किया करते थे। उसके बाद द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे ब्रिटिश क्या चाहता था? ब्रिटिश चाहता था कि हमको ना वैसे लोगों पे रूल करना है जो कि बिल्कुल सेटल हैं। अच्छा आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि लोग हर सीजन में जगह को चेंज कर रहे हैं, तो क्या अंग्रेज उसके ऊपर लगातार टैक्स ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। मान लीजिए कि एक गांव है और वो गांव परमानेंट है, वहाँ से आदमी कहीं नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर आदमी से हर साल टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन हर आदमी अपने जगह को चेंज कर रहा है हर एक साल, तो अंग्रेजों को क्या उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा टैक्स लेने के लिए? नहीं। तो अंग्रेज क्या चाहता था? अंग्रेज ये चाहता था कि जो लोग मूवमेंट करते रहते हैं सीजन टू सीजन, उसको रोक दिया जाए। क्यों रोका जाए? ताकि ये लोग एक जगह पे रहेंगे और टैक्स लेने में हमको आसानी हो जाएगा। देखो इसका दिमाग, मतलब कितना शातिर दिमाग था इनका। ये चाहता था कि यदि ये लोग ना अपने जानवरों के साथ लगातार मूव करते रहेंगे, तो भैया हम इसके पीछे कितना दूर तक चलेंगे टैक्स लेने के लिए, कब तक चलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इनके मूवमेंट पे क्या कर दिया जाए? रोक लगा दिया जाए, ताकि ये लोग एक ही जगह पे रहेंगे और हमारे लोग जाएंगे और एक ही जगह पे सारे लोगों से टैक्स इकट्ठा कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो अंग्रेज चाहता था कि सेटल्ड पॉपुलेशन पे रूल किया जाए। और सेटल पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि इन सारे के सारे लोगों का जो मूवमेंट हुआ करता था हर सीजन में, उसको रोक दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दे वांटेड द रूल पीपल टू लिव इन विलेजेस इन फिक्स्ड प्लेसेस विद फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स। तो ये क्या चाहता था अंग्रेज? बेसिकली ये चाहता था कि जो गाँव में लोग रहते हैं वो सेटल हो जाए, वो मूवमेंट हर बार ना करे, मूव ना करे। तो इससे क्या होगा? उनको टैक्स लेने में आसानी हो जाएगा। दूसरी बात, इन फिक्स्ड प्लेसेस, यानी कि वो प्लेस अपना फिक्स कर ले कि भैया हमको यहाँ पे रहना है तो ज़िंदगी भर यहीं पे रहना है।
ताकि अंग्रेज क्या कर सकेगा, आराम से टैक्स उससे हर साल जाके, हर साल या फिर हर महीने जाके टैक्स ले पाएगा आराम से। उसके बाद फिर विद फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स, और मान लीजिए कि आप एक जगह पे परमानेंट रहना शुरू कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़मीन भी लेंगे किसी न किसी से खेती करने के लिए, और वो ज़मीन आपको कौन देगा, अंग्रेज देगा। तो अंग्रेज आपके ज़मीन का भी टैक्स आराम से ले पाएगा, है ना। आगे जैसे मान लीजिए कि आपने ना 2 बीघा ज़मीन लिया अंग्रेजों से उधारी पे कि भैया हमको दो और हम इस पर खेती करेंगे, बदले में हमको टैक्स दे देंगे। आपने खेती कर लिया, अपने अनाज भी निकाल लिया, अपने मार्केट में उसको बेचा, आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन अब आप क्या कर गए, मूव कर गए। क्या अंग्रेज आपको ढूंढते रहेगा टॉर्च जला के कि कहाँ गया नहीं गया? नहीं, इसके लिए वो क्या करेगा, ये चाहेगा कि हमने जिसको ज़मीन दिया वो एक ही जगह पे रहे, ताकि वो मूव ना करे, ताकि हमको पैसा लेने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजों का मकसद ये था। सच अ पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, और मान लीजिए कि लोग यदि एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिए तो अंग्रेजों के लिए क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के लिए आसान हो जाएगा उस आदमी को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर कंट्रोल अपना जमा पाना, ठीक है ना। ताकि वो चेहरा पहचान पाएगा ना कि यही आदमी था जिसने हमसे पैसा लिया था, इतना पैसा लिया, उतना पैसा लिया, और मान लीजिए कि वो भाग गया आदमी, तो अंग्रेज तो उसको ढूंढ नहीं पाएगा। और अंग्रेजों का संख्या ना इंडिया में बहुत कम था उस समय पे, तो कैसे ढूंढ पाता वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हम लोग तो एक से एक टेक्निक जानते थे छुपने का, तो वो लोग ढूंढ भी नहीं पाता, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि नहीं, इन सभी को पहले एक जगह पे सेटल कर दो, तभी जाके हम लोग इसको ज़मीन देंगे, इससे टैक्स इकट्ठा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब देखो 1871 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक और एक्ट पास किया, उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के थ्रू क्या करते थे वो लोग, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोलिट्स वेर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स बिकॉज दे वेयर कॉन्टिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो यहाँ पे ना क्रिमिनल ट्राइब्स है, जितना बड़ा नाम लग रहा है उतना बड़ा ये है नहीं। सिंपली ये क्या था, याद रखिएगा, जो लोग लगातार मूव करते रहते थे, मतलब कि अब इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने कहा कि अब कोई भी मूव नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग थे जो कि लगातार मूव करते रहते थे, अपना जगह चेंज करते रहते थे। तो जो लोग अब मूव करेगा उसको क्या वो क्या कहलाएंगे, क्रिमिनल ट्राइब कहलाएंगे। और क्रिमिनल ट्राइब का मतलब हो गया कि उसके ऊपर सजा भी होगा, समझेगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो कोई पूछे कि बताओ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था और इसके तहत क्या होता था, तो सिंपली आप बताइएगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अंग्रेजों ने इसलिए निकाला था ताकि लोग मूव ना कर सकें, और जो मूव करेगा इसके बावजूद भी उसको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाएगा, और उसको अंग्रेजों के द्वारा सजा भी मिलेगा। सजा के रूप में हो सकता है कि उसको मारा पीटा जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसके सजा के रूप में फाइन ले लिया जाए, कुछ पैसा ले लिया जाए, ठीक है ना। इस बात को बस आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर दे वेयर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। सोचो, मतलब कि यहाँ पे अब आदमी मूव भी नहीं कर सकता है अपने मर्जी से। सोचो, मतलब आदमी के मूवमेंट पे भी रोक लगा दे रहा है। सोचो अंग्रेज कितना खतरनाक तरीके से हम लोगों पे रूल करता था। मतलब ये तो हर आदमी का अधिकार होता है ना कि वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे अधिकार को ये किस तरीके से दबा के रखता था। मतलब कि आदमी अपना गाँव छोड़ भी नहीं सकता है, कहीं जा भी नहीं सकता है बिना परमिशन के। मतलब कि यदि हमको अपना जानवर लेके कहीं और जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जाके अंग्रेजों से पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि सरकार हम बदलना चाहते हैं अपना जगह, क्या परमिशन है। ऐसे सोचो कितना खतरनाक सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं। द विलेज पुलिस केप्ट अ कॉन्टिन्यूस वॉच ऑन देम। और अंग्रेज जो है ना हर एक गाँव में पुलिस रखते थे, पुलिस, अपना पुलिस, ताकि किसी के ऊपर मतलब कोई यदि मूवमेंट करे उसके ऊपर नज़र रखो। देखो कितना तगड़ा है। मतलब उस समय से गाँवों में पुलिस रखा जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि कोई गांव को छोड़ के भागे नहीं, और यदि भाग गया तो उससे अंग्रेज टैक्स कैसे ले पाएगा। इसीलिए वो चाहता था कि कोई गांव छोड़ के जाए नहीं और सभी से हम बराबर टैक्स लेते रहे। तो ये तरीका था उनका। आगे बढ़, अच्छा एक बात बताइए, जब पेस्टोलिस्ट ग्रुप का काम ही था मूवमेंट करते रहना और वो अब मूव भी नहीं कर पा रहे, तो क्या उसका जीवन क्षतिग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आया, बहुत बड़ा मोड़ आ गया उनके जीवन में। ये हमारा तीसरा कारण हो गया उनके जीवन को अफेक्ट करने का। अब पेस्टोलिस्ट ग्रुप का और किस किस कारण से उसका जीवन पूरी तरीके से तबाह हो गया, नष्ट हो गया, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में भी देख लेते हैं क्या क्या बात कहा गया इसमें। देखिए इसमें कहा गया है
टू एक्सपेंड रेवेन्यू इनकम द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। देखो अंग्रेज ना हम लोगों से अलग अलग चीज़ों के ऊपर टैक्स लेता ही था। ज़मीन पे ले लिया, अनाज पे ले लिया, जानवरों पे ले लिया, इन सभी पे हम लोगों पे टैक्स लेता था। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत ज़मीन है तो उस ज़मीन का वो टैक्स लेता था। कहता था कि देखो तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है, उस ज़मीन के बदले में तुमको कुछ पैसा दो टैक्स के रूप में। पहला ज़मीन पे ले लिया। और मान लीजिए कि आपने बहुत अनाज उपजाया, आपने 100 बोरी अनाज उपजा लिया, गेहूँ मान लीजिए, गेहूँ या फिर चावल, तो अंग्रेज क्या कहता था कि तुमने 100 बोरी गेहूँ उपजाया या फिर चावल उपजाया तो उसमें से 5-10 बोरी मेरे घर पे भेज दो। तो वो टैक्स ही था एक तरीके से। उसके बाद मान लीजिए आपके पास बहुत सारा जानवर है, जानवर का भी टैक्स लगता था। अब तो इंडियन सिनेमा में बहुत सारे ऐसे मूवी हैं जिस मूवी में दिखाया गया है कि अंग्रेज जो है ना जानवरों के ऊपर भी टैक्स लेते थे। मान लीजिए मेरे पास 100 गो गाय है, 100 गो भैंस है, तो उनका क्या करेगा वो भैंस, या फिर उस भैंस के बदले में दूध या फिर कुछ पैसा जो है ना टैक्स के रूप में लेता था। मतलब कि अंग्रेज वो हर समाधान ढूंढते थे, वो अलग अलग तरीके को ढूंढते थे जिसके थ्रू वो हम लोगों से क्या कर सके, टैक्स ले सके। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया था कि टू एक्सपेंड रेवेन्यू इनकम, यानी कि वो अपने इनकम को बढ़ा सके। अंग्रेज इसके लिए क्या करता था, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि वो हर संभव प्रयास करता था जिसके थ्रू उसका इनकम बढ़ सके। जानवरों पर टैक्स लेना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर लैंड पे लेना शुरू कर दिया, अनाजों पे लेना शुरू कर दिया, और आगे चल के तो उन्होंने नमक के ऊपर भी टैक्स लेना शुरू किया। आप क्लास 10th में आइए, आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें हम नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री में चैप्टर नंबर वो 3rd है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले 3rd हुआ करता था, अब शायद 2nd है हिस्ट्री का, क्लास 10th का। उसमें ये बताया गया है कि नमक के ऊपर, नमक जो हम लोग अपने घरों में खाते हैं उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया था, सोचो। और इसके खिलाफ गांधी जी ने एक डांडी मार्च किया था, नमक कानून को तोड़ा था। हाँ, मार्च टू डांडी। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में फुर्सत से पढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे ना अंग्रेज, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज हर तरीका ढूंढता था जिसके थ्रू वो क्या कर सके, हम लोगों से टैक्स ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो टैक्स वॉज इम्पोज ऑन लैंड। सोचो तो उन्होंने टैक्स कहाँ कहाँ लगाया, जमीन पे लगाया, कैनाल वाटर पे लगाया, सोचो पानी पे भी टैक्स लगा दिया, जो नहर से पानी गुजरता है ना उस पर भी टैक्स लगा दिया। यदि तुम उसका पानी इस्तेमाल करोगे, खेत में सिंचाई करोगे उस पानी का, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, सोचो। उसके बाद फिर किस पे, नमक पे, नमक का एग्जाम्पल मैंने आपको जैसा दिया, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। और ऑन ट्रेड गुड्स, ट्रेड गुड्स का मतलब हो गया कि कोई सामान हम खरीद के मार्केट में जाके बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा हमको। एंड इवन ऑन एनिमल्स, इसके साथ ही साथ जानवरों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि भैया हमारे पास 100 जानवर है तो 100 जानवर के बदले में तुम कुछ पैसा दो। यानी कि हर पॉसिबल चीज़ों पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो सोचो, उनका झोली तो बढ़ रहा है, उनका पॉकेट तो बढ़ रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, फार्मर का, पेस्टोलिस्ट का नुकसान हो रहा है। तो ये अंग्रेजों का इतना घटिया तरीका था, मतलब कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ग्रेजिंग टैक्स वॉज पुट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सोचो, मतलब अब यहाँ पे ग्रेजिंग टैक्स भी लगा दिया। पहली बात तो जितने भी खाली ज़मीन थे उन सारे ज़मीन को उन्होंने खेत में कन्वर्ट कर दिया, उस पर प्रोडक्शन होंगे। और जो भी हल्का फुल्का बच गया जहाँ पे हम लोग जाके अपने जानवरों को चरा सकते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। कहा कि अब यदि तुम यहाँ पे जानवर ला के चढ़ाओगे तो तुमको बदले में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है। और उस समय पे हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस कर पाएँ। तो उतना कम इनकम में अपना खाएंगे, अपने बाल बच्चों को देखेंगे, अपने घर परिवार को देखेंगे, या फिर हम अपना टैक्स अंग्रेजों को देंगे। तो बहुत गंभीर समस्या था हमारा उस समय पे। ठीक है, तो ग्रेजिंग टैक्स भी उन्होंने लगा दिया था कि आप जानवर को चराओगे तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ग्रेजिंग टैक्स, पेस्टोलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पास्चर्स लैंड। मतलब कि आपके पास जितना जानवर होगा उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस हिसाब से वो लोग अपना तय कर लेता था। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 गाय है, एक गाय पे 1 रुपये का टैक्स पड़ रहा है, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, टोटल 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हम आपको। तो हर एक जानवर पे टैक्स लगा दिया गया। आपके पास 100 जानवर है तो 100 रुपये टैक्स दो, 200 जानवर है तो 200 रुपये टैक्स दो। बेसिक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उस समय पे 1 रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, है ना। हमारे तो दादा लोग बताते हैं, मतलब आप लोग के दादा लोग भी बताते होंगे, मतलब कि अभी जो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं
जो पुराने लोग हैं वो आपको बताते होंगे कि पहले हम लोग मार्केट 1 रुपये लेके जाते थे और झोला भर के सामान लेके आते थे। पहले ऐसा होता था, बिल्कुल होता था। हमारे दादा लोग बताते हैं कि पहले के ज़माने में ना 10 पैसा 5 पैसा में 1-1 किलो 2-2 किलो चावल मिलता था। चावल, दाल, गेहूँ ये सब मिलता था। आज 1 रुपये में एक टॉफ़ी भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो 1 रुपये में वो एक टॉफ़ी मिलता है बस। कहीं कहीं पे है जो 50 पैसा वाला टॉफ़ी अभी भी मिल जाता है, लेकिन अब तो 1 रुपये का कल्चर भी धीरे-धीरे खत्म होने लगा है ना? तो ये चीज़ था। तो उस समय पे 1 रुपये का बहुत ज़्यादा कीमत था। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद लिखा हुआ है पेस्टोलिश वॉज गिवन अ पास, मतलब कि यदि आपको, अच्छा ये वाला पॉइंट ना इससे कनेक्टेड था। अकॉर्डिंग टू ग्रेजिंग टैक्स pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures land. Pastoralist was given a pass, मतलब कि हर एक पेस्टोलिस्ट को जिसके पास जानवर हुआ करते थे उनको ना अंग्रेजों के द्वारा एक पास दे दिया जाता था। पास कि मतलब तुम ये पास दिखाओगे तभी तुम ग्रेजिंग ग्राउंड में अपने जानवरों को एंटर करवा सकोगे। मतलब ये तो वही बात हो गया ना, आपके पास टिकट है तभी ट्रेन पे चढ़ो, नहीं है तो नहीं चढ़ो, है ना? यही बात हो गया। सोचो ये कितना खतरनाक सिस्टम ये लोग उस समय पे लगाते थे। जबकि ज़मीन हमारा, जानवर हमारा, सब चीज़ हमारा, देश भी हमारा, सब चीज़, गाय भैंस बकरी सब चीज़ हमारा, खून पसीना सब हमारा, और जबकि फ़ायदा कौन उठा रहा है? अंग्रेज उठा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। टू इंटर इनटू पास्चर्स लैंड पेस्टोलिस्ट हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। और यदि उनको ग्रेजिंग ग्राउंड में अपने जानवरों को लेकर जाना होता था ना, तो वो जाने से पहले पास दिखाता था गवर्नमेंट के ऑफिसर को कि भैया देखो पास, हमारे पास इतना जानवर है, बोलो टैक्स कितना हुआ, टैक्स लो और हमको अंदर अपने जानवरों को चराने के लिए जाने दो। तो वो लोग पहले पास दिखाते थे। पास दिखाने के बाद जानवरों कितने जानवर हैं काउंटिंग होता था, और हर एक जानवरों के ऊपर टैक्स लगा के उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये सिस्टम था उस समय पे। द नंबर ऑफ कैटल ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। उस पास में क्या लिखना होता था? हालांकि वो पास दो काम करता था। पहला था कोई एंट्री मिल जाएगा ग्रेजिंग ग्राउंड में, पहला बात। दूसरा बात कि आपके पास कितना जानवर है और कितने जानवर के बदले में आपने कितना टैक्स दिया, वो सब उसमें लिखा पढ़ी हो जाता था। और उसके बाद यदि कुछ रिड्यूस रह गया तो आगे आगे बाद में आपको चुकता करना पड़ता था। वही चीज़ हो गया इसमें। जैसे आज भी हमारे गाँव में क्या होता है, यदि हम लोग कहीं से दूध लेते हैं तो किस दिन हमने कितना दूध लिया, किस दिन हमने दूध नहीं लिया, किस दिन हमने दूध ज़्यादा लिया, ये सब चीज़ हम लोग अपने डायरी में लिखते हैं ना, वही चीज़ हमारा ये पास करता था। तो पास बेसिकली उसमें कितने आपके पास जानवर हैं, कितने जानवरों का आपने कितना टैक्स दिया, ये सब चीज़ उसमें लिखाया जाता था। कोई दिक्कत इसमें? तो ये चौथा कारण था जिसके वजह से पेस्टोलिस्ट का लाइफ जो है ना पूरी तरीके से तबाह हो गया था। बेचारे परेशान हो गए थे अंग्रेज़ों के इन हरकतों से। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 अलग अलग कारण पढ़ लिए। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोलिस्ट। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अगले वाले क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। और अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में ही पढ़ेंगे हम लोग हाउ डिड द पेस्टोलिस्ट कॉप विद दिस चेंजेस। उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका। हमको इसमें अफ्रीका के बारे में भी पढ़ना है, 2 ही कंट्री के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, एक इंडिया के बारे में और एक अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका के बारे में हम लोग कल मतलब कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। चलिए तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।